Hello guys, this is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. अविनाश मानिकपुरी हैशटैग सोशल स्टडीज़ एंड आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस लेसन नंबर 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 3 और ये आपके बुक एमपी बोर्ड की बुक है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस पार्ट के वीडियोस में हमने पर कैपिटा इनकम, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसके बाद हमने खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड कैश क्रॉप के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने सेकेंड पार्ट में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पर हमने फॉलोइंग आर द टाइप्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला टाइप था एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड दूसरा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सर्विस सेक्टर से। ठीक है, तो देखेंगे सर्विस सेक्टर, ये आपके बुक के पेज नंबर 104 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सर्विस सेक्टर में लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो सर्विस सेक्टर पर आती हैं। फिर लिखा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया वर्ल्ड की कंट्रियों में अग्रणी है, यानी वर्ल्ड में इंडिया का नंबर है। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है इंडिया। फिर आप देखेंगे इसी के नीचे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अ नोटेबल फीचर ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ इन अवर कंट्री हैज़ बीन एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज यानी कॉटेज छोटे इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल स्केल छोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कॉटेज यानी घर में जो इंडस्ट्री चलाई जाती है, घर में कुछ सामान बनाए जाते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने बोला कि नोटेबल फीचर्स हैं, यदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको करना है कंट्री के अंदर तो आपको कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एज दे नीड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गुड्स आर मेड बाय द फैमिली मेंबर। कि जो कॉटेज और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कहलाती है, यानी परंपरागत इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गुड्स आर मेड बाय द फैमिली मेंबर। की कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी, यदि किसी भी इंडस्ट्री को आपको रन करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, यानी कम मात्रा में पैसे लगते हैं, और जो गुड्स बनते हैं यानी जो सामान बनाए जाते हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर के द्वारा ही बना लिए जाते हैं। The farmers are busy for 6 months in a year and when they have no work for the rest of the 6 months they earn money by these industry। ठीक है, यदि हम किसानों की बात करें गाँव में, तो जो किसान होते हैं वो 6 महीने तक तो चलो ठीक है कृषि पे लगे रहते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 महीने हैं, ठीक है, वो खाली तो नहीं बैठ सकते, तो वो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अपनी मनी को अर्न करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस वेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक बास्केट, स्मॉल टॉयज, बिडीज, रोप्स, इनवेलप, पापड़, मैट, बड़ी, स्पाइसेस एंड वेविंग क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए कि कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं इन इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बास्केट है, स्मॉल टॉयज छोटे खिलौने हैं, बिड़ी है, रोप यानी रस्सी है, इनवेलप्स लिफाफे, पापड़, मैट्स चटाई, ठीक है, बड़ी, ठीक है, और अचार वगैरह हैं, स्पाइसेस हैं, वेविंग क्लॉथ्स हैं, छोटे मोटे कपड़े जो पहनने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इन इंडस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पुअर पीपल कैन अर्न मनी विदाउट मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी इंडस्ट्री में, तो ऐसी इंडस्ट्री के लिए उनको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है और अपने लिए वो पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर जनरली रन विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर। और स्मॉल स्केल यानी कॉटेज से थोड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके लिए लेबर्स को हायर किया जाता है, यानी लेबर लगाकर काम कराया जाता है। नाउ द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सेवरल मेजर टू डेवलप दिस इंडस्ट्री। और अब गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स कर रही है, बहुत सारे उपाय कर रही है। अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर नोन बीइंग गिवन टू देम एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस मोर एंड द अनएम्प्लॉयमेंट आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयड भी मिल रहा है, पैसे भी अर्निंग हो रही है। ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पर रस्सी बनाई जा रही है, रस्सी का यूज़ करके और फैमिली मेम्बर के द्वारा ही बनाई जा रही है।
ठीक है, पिक नंबर 37 जो है। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास और उसमें 5 ईयर प्लान का क्या रोल रहा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन इन 1950, कि 1950 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी कि डेवलपमेंट के लिए प्लान कैसे बनाया जाए। उसके लिए एक कमीशन, एक आयोग बनाया गया 1950 में, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा गया। सो फॉर द कमीशन हैज़ डेवलप्ड 12 5 ईयर प्लान्स एंड 3 एनुअल प्लान्स। तब से लेकर अब तक प्लानिंग कमीशन ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान का मतलब होता है पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, कि प्लान का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि एक योजना बनाना। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपने एक प्लान बनाया कि हम आगे काम को कैसे करेंगे, ठीक है, कितना पैसा लगने वाला है। जैसे मान के चलिए आपको एक दुकान खोलनी है, ठीक है, दुकान खोलने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस जगह पर दुकान खोलना है, किस चीज़ की दुकान खोलना है, मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि कौन सा सामान जो है वो ज़्यादा बिक सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग कहलाती है। तो ये जो प्लान्स थे वो 5 ईयर प्लान्स थे, यानी 5 साल के लिए गवर्नमेंट प्लान बनाती थी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ वही है, फिर लिखा है यहाँ पर कि इसके बाद 12 5 ईयर प्लान्स एंड 3 एनुअल प्लान। तो यहाँ से प्लानिंग कमीशन बनने के बाद 12 पंचवर्षीय योजनाएं और एक जो था, मतलब 3 जो थे वो एनुअल प्लान्स थे, यानी 3 एक वर्ष का प्लान था, ठीक है। द नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑन जनवरी 2015, कि जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और नीति आयोग लाया गया, ठीक है। नीति आयोग का काम भी एडवाइस देना है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए इकोनॉमिक। तो उसी के बारे में यहाँ नीचे लिखा है कि नीति आयोग प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट while designing studies and long term policies and programs for the government of India, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बताना, एडवाइस देना कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो वो काम नीति आयोग का है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ पे देखेंगे लिखा कि प्लानिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज़ टू फिक्स प्रायोरिटीज़ एंड टू अचीव एम एंड पर्पस, कि प्लानिंग का मतलब यहाँ पर बताया कि आगे बढ़ने से पहले विचार करें आप, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सोचें कि प्लानिंग मीन्स मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज़, की जो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है, उनमें से आपको किन किन एम को, किन किन पर्पस को कंप्लीट करना है, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। फिर लिखा कि दिस डिपेंड ऑन द फैक्ट वी मस्ट थिंक बिफोर मूविंग अहेड, ठीक है, ये किस चीज़ पर वर्क करता है कि आगे बढ़ने से पहले सोचिए, विचार कीजिए कि आगे बढ़ना ठीक होगा या नहीं होगा, और आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। With the implementation of these, there has been a lot of growth in agriculture production and industries. The 3 aspects addressed in 11th 5 ईयर प्लान वर, ठीक है। अब देखिए कि इससे क्या हुआ इन 5 ईयर प्लान से कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और 11th 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ 3 चीज़ें यहाँ पर एड्रेस्ड की गई हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला लिखा है कि टू फिक्स डेवलपमेंट गोल एंड सेट द प्रायोरिटी, कि सबसे पहले अपने डेवलपमेंट गोल को फिक्स कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है और अपनी प्रायोरिटी को निश्चित कीजिए, ठीक है, कि जिस काम के लिए आपने डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट के लिए, जिस काम को डेवलप करने के लिए आपने विचार किया है, प्लान बनाया है, सिर्फ आप उसी को प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी चीज़ है टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करिए, ठीक है, मैक्सिमम यूज़ करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, एक्सपोर्ट कीजिए उनको दूसरी कंट्रीज़ में। थर्ड नंबर पर है द प्रोड्यूस्ड गुड एंड इनकम अर्न बाय देम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशियली, ठीक है, कि जो भी आप इन चीज़ों से गुड्स बना रहे हैं, जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपकी कंट्री के लोगों में, यानी जुडिशियली, यानी इसको न्यायोचित बोलते हैं कि न्याय के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। द एम ऑफ द 5 ईयर प्लान इज़ टू enhance development through planning. The period for 12th 5 ईयर प्लान हैज़ एक्सपायर्ड ऑन मार्च 2017, की जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 टू 2017 था, जो कि मार्च 2017 में एक्सपायर हो जाना था। लेकिन उसके एक्सपायर होने से पहले ही प्लानिंग कमीशन ने इस प्लान को बंद कर दिया और प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया था, ठीक है। और इसी के बारे में लिखा कि टू एम द एम ऑफ द 5 ईयर प्लान इज़ टू इन्हेंस डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, कि डेवलपमेंट को इन्हेंस करना, डेवलपमेंट को लाना किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू लेकर आना, यही था 5 ईयर प्लान का मेन काम।
फिर इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे जहाँ पर लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड की किसानों के लिए एक क्रेडिट कार्ड बना दिया गवर्नमेंट ने, बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज़ के द्वारा ये कार्ड बनाया जाता है। देखेंगे उसके लाभ क्या क्या मिलते हैं। लिखा है कि दिस योजना वाज स्टार्टेड बाय द बैंक इन 1998 कि 1998 और 1999 में ये योजना शुरू की गई थी, क्रेडिट कार्ड की योजना। फिर लिखा कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, और क्यों की गई थी, ताकि फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। अ शॉर्ट टर्म लोन एट लीस्ट इंटरेस्ट, की एक शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था किसानों को खेती करने के लिए, वो भी लीस्ट इंटरेस्ट पर यानी कम ब्याज पर। Rate was made available to the farmers through this card by providing insurance for crop. The risk factor for the farmers was further reduced, और साथ में क्रॉप का इंश्योरेंस जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे तो वो भी प्रोवाइड कराया जाता था, ताकि किसानों का जो रिस्क था वो थोड़ा कम हो जाता था। इंश्योरेंस फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर द फार्मर्स आल्सो, ठीक है, फार्मर्स के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसके बारे में नीचे लिखा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको हम फसल बीमा योजना कहते हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या फसल बीमा योजना थी। तो सबसे पहले लिखा है कि टू इंश्योर द क्रॉप अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज लाइक रेन, बिलो एवरेज रेनफॉल, फ्रॉस्ट डिसीज, गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। अब देखिए किसान, हमारे यहाँ किसान टोटली डिपेंडेंट होते हैं क्लाइमेट पर, मानसून पर, ठीक है। कैसे, यदि ज़्यादा बारिश हो गई तो भी नुकसान, कम बारिश हो गई तो भी नुकसान, ठीक है। एक सफिशिएंट अमाउंट में बरसात चाहिए ताकि किसानों की जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी कभी बरसात ही नहीं होती है, और बहुत सारे डिसीजेज जैसे फ्रॉस्ट डिसीज़ लिखा है तो पाला पड़ना होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ने से फसलों पर पाला पड़ जाता है और फसल ग्रो नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। इनके तहत लिखा है, क्या लिखा है कि इन दिस स्कीम इफ़ द क्रॉप इज डैमेज्ड अ फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द फार्मर टू इन्हेंस द एग्रीकल्चर, कि ऐसी कंडीशन पर क्या होता था कि जब क्रॉप का इंश्योरेंस कर दिया जाता था और किसी भी कंडीशन में यदि किसानों की क्रॉप जो वो डैमेज हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो किसानों को एक फिक्स्ड अमाउंट में पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर को वो इंकरेज कर सके, ताकि किसान जो है वो कृषि करने से कतराए ना। इसके बाद आप देखेंगे आवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये जो टॉपिक है वो आपके पेज नंबर 106 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा है कि इन द एंशिएंट टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज रिच एंड डेवलप्ड, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, द इंडस्ट्री ऑफ पॉटरी, मेटल, बिल्डिंग्स वर इन एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले ही पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी की बात की कि एंशिएंट टाइम पर यानी पुराने समय पर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रिच एंड डेवलप्ड थी, यानी प्रॉस्पेरस थी, और इंडिया वाज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, और इंडिया जो है वो फाइनेंशियली खुद में इंडिपेंडेंट था, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी लाइक पॉटरी, मेटल, बिल्डिंग्स, ठीक है, जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो बिल्डिंग्स बने थे उनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। In the medieval period, Indian silk was in such a high demand that Roman people were ready to pay in gold equal to the weight of Indian silk. और मिडाइवल पीरियड की यदि बात करें तो मिडाइवल पीरियड में इंडियन सिल्क यानी सिल्क के जो कपड़े बनते हैं तो सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जो रोमन्स होते थे, ठीक है, रोम कंट्री के जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो ठीक है सिल्क के बदले गोल्ड देते थे, जितने वेट का सिल्क होगा उतना गोल्ड वो इंडिया के लोगों को देकर जाते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इनिशियल स्टेज यूज टू परचेज इंडियन क्लॉथ, स्पाइसेस एंड कॉटन प्रोड्यूस इन रिटर्न ऑफ प्रीशियस मेटल। और स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो थी इनिशियल स्टेज में, ठीक है, वो इंडियन क्लॉथ को खरीदने के लिए प्रीशियस मेटल्स यानी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात वो यहाँ पर देती थी। एंड लेटर सिचुएशन चेंज्ड, और बाद में ये सारी सिचुएशन चेंज हुई। और लिखा कि ड्यूरिंग 6 decade ऑफ आवर इंडिपेंडेंसी we have made lots of development and we reaped benefit also, but still there are few economic problem before us, and some of the problems such as poverty, unemployment, price rise and population growth have drawn serious attention of the government. The problems are, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले बोला कि ड्यूरिंग 6 decades ऑफ आवर इंडिपेंडेंसी, कि जैसे हमारी इंडिपेंडेंसी हुई तो 6 decade यानी 60 सालों का जो ग्रुप है उसको 6 decades कहा गया है। तो उन 60 सालों में हमारे यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हुए, हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं जो देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन ग्रोथ हैव बीन ड्रॉन सीरियस अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। द प्रॉब्लम्स आर, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप समझ लें क्या बोलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है,
फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखेंगे। फिर पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आप देखेंगे प्राइस राइज है, और प्राइस राइज के बाद करप्शन। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हैं, 5 प्रॉब्लम्स जो हैं, इनको मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।